नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज हम स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 16, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16, जो फंडामेंटल राइट्स भाग 3 के अंदर जो दिया गया है अनुच्छेद 16। क्योंकि इससे पहले हमने आर्टिकल 15 को डिस्कस किया, 14 को हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 13 को हमने डिस्कस किया, हमने आर्टिकल 12 को भी डिस्कस किया, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, स्टेट को बताया गया है। क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन और स्टेट की जानकारी के बगैर हम आगे आने वाले जितने भी अनुच्छेद हैं उनको समझ पाना मुश्किल है। इसलिए हमने सबसे पहले सीक्वेंस में ही हमने आर्टिकल 12 को डिस्कस किया, क्योंकि आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की परिभाषा दी गई है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी स्टेट के अगेंस्ट में हैं, और इसलिए हमने स्टेट की डेफिनेशन को समझा। और आज हम स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 16 को। तो इसकी जो बेयर हेडिंग है जो इस आर्टिकल की, वो मैं आप लोगों के बीच में पढ़ देता हूं। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक अप्लाइमेंट। ये मैं लिख देता हूं आप लोगों के बीच में। आर्टिकल 16 जो है ये क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक अप्लाइमेंट। ये इसकी हेडिंग दी गई है। इक्वलिटी ऑफ यानी कि समानता, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, और इन मैटर ऑफ पब्लिक अप्लाइमेंट। अब ये ध्यान से देखने की चीज है, पब्लिक अप्लाइमेंट इस आर्टिकल के अंदर, इस अनुच्छेद के अंदर, ये पब्लिक अप्लाइमेंट का मतलब होता है सार्वजनिक उपक्रम, यानी कि सरकारी क्षेत्र या फिर सार्वजनिक जो है उपक्रम। कोई भी सरकारी क्षेत्र या फिर सार्वजनिक उपक्रम के अंदर, सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार के समान अवसर। इसका सिंपल मतलब, ये हेडिंग का मतलब है रोजगार के, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी क्षेत्र में जितने भी रोजगार होंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, उन वहां पर समान अवसर का प्रावधान। ये हेडिंग अनुच्छेद 16 की हेडिंग हमें बताती है। तो इसका पहली सब क्लास क्या कहती है, इसकी हेडिंग हमने समझ ली है कि इसकी हेडिंग क्या कहती है भी रोजगार के समान अवसर सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर। रोजगार के समान अवसर सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, सार्वजनिक क्षेत्र, ना कि प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, किसी निजी उपक्रम के अंदर, निजी कंपनी के अंदर या निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार के समान अवसर नहीं। आर्टिकल 16 जो हमें बताता है कि रोजगार के समान अवसर वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, सार्वजनिक उपक्रम के अंदर, पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर वो प्रावधान है। अब इसकी जो फर्स्ट जो क्लास है, जो पहली जो क्लास है, वो हमें क्या बताती है कि देयर शैल बी इक्वलिटी, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी for all citizens in matter related to employment or appointment to any office under the state। अब इसको आराम से समझेंगे। यहां लिखा देयर शैल बी, शैल का मतलब कंपल्सन है, कोई किंतु परंतु नहीं। कंपल्सन का मतलब जरूरी है, मस्ट है। बी इक्वलिटी समानता होगी,
ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर में समानता होगी। कहां? फॉर, किसके लिए? फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि नागरिक के लिए। अब इसमें क्या लिखा है? सिटीजन्स, सिटीजन का मतलब नागरिक के लिए। अब ये यहां पर आर्टिकल 14 हमने डिस्कस किया था, वो सभी के लिए है, सिटीजन और नॉन सिटीजन के लिए भी। लेकिन ये आर्टिकल 16 में जो राइट देता है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए, भारत के नागरिक के लिए। इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, इन मैटर टू रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में, या और लगे, या अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के अंदर, टू एनी ऑफिस, किसी भी ऑफिस के अंदर, किसी भी कार्यालय में, कहा, कौन से में? अंडर द स्टेट, जो राज्य के अधीन कोई भी रोजगार है, कोई भी ऑफिस है, वहां पर अपॉइंटमेंट, नियुक्ति में या रोजगार के अंदर क्या होगा? समान अवसर होगा, अवसर की समानता होगी। ये फर्स्ट क्लास अनुच्छेद 16 की हमें ये बताते हैं। अब इसी की, अब ये क्लियर है, इसमें सिंपल है कि रोजगार के समान अवसर होंगे प्रत्येक नागरिक को। कहां पर? स्टेट, किसी भी ऑफिस, जो कार्यालय, जो क्षेत्र स्टेट के अधीन होगा। ये अनुच्छेद 16 का पहली क्लास ये हमने पढ़ी। अब इसके बाद क्लास 2 क्या कहती है? क्लास 2 क्या कहती है? नो सिटीजन, नो सिटीजन सेल का फिर कंपल्सन, सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन 14 में 15 में पढ़ा, रिलीजन, रेस और कास्ट पढ़ा, सेक्स या फिर डिसेंट या पैलेस ऑफ बर्थ या फिर रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और discriminated against in respect of any employment, ये employment और ऑफिस अंडर द स्टेट, ये अंडर द स्टेट। अब ये मैंने लिख दिया, इसमें बिल्कुल साफ इसको समझेंगे। इसमें लिखा है कि नो सिटीजन, यानी कि किसी भी नागरिक को क्या किया जाएगा? सेल नोट लगाओ यहां पर, जब समझ में आएगा। सेल नोट ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी ऑफ द रिलीजन, या फिर धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, यानी कि प्रजाति के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर लिंग के आधार पर, जैसे महिला या पुरुष। डिसेंट का मतलब उसके पूर्वजों के आधार पर, या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, या रेजिडेंस के आधार पर, और एनी ऑफ देम, या इनमें से कोई भी किसी भी ग्राउंड के आधार पर, किसको? सिटीजन को, भारत के नागरिक को क्या नहीं समझा जाएगा? इनएलिजिबल, अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ये इसका मतलब अयोग्य नहीं समझा जाएगा। किस काम के लिए? या फिर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में, या और दिया हुआ है
अंडर द ऑफिस ऑफ द, अंडर द यानी कि ऑफिस अंडर द स्टेट, कोई भी रोजगार, कोई भी अपॉइंटमेंट हो जो कि राज्य के अधीन हो, वो कार्यालय, वो ऑफिस, वो क्षेत्र जहां पर नियुक्ति होनी है या रोजगार यानी कि रोजगार होना है, तो वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, इन आधार पर, ये जितने भी आधार हैं, इन आधार पर, कौन सा आधार, धार्मिक, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर, पूर्वजों के आधार पर, इन आधार पर किसी भी भारत के नागरिक को अयोग्य नहीं समझा जाएगा और उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा रोजगार के अंदर। उस रोजगार के अंदर जो रोजगार, जो ऑफिस अंडर द स्टेट है, स्टेट के अधीन है, जिसको हमने आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो ये आर्टिकल 16 का क्लाज 2 हमें ये बताता है, 16 अनुच्छेद का दूसरी क्लाज। अब इसको आगे पढ़ते हैं, अब इसको अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं। 2 हमने पढ़ लिया है, 2 को हमने समझ लिया है, इसको बारीकी से हमने समझ लिया है। अब 3 क्या कहता है, 3 ये कहता है, 3 ये कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। ये कहता है कि भाई ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 16 है, वो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, ये जो आर्टिकल है ये प्रिवेंट नहीं करता, क्या प्रिवेंट नहीं करता, किसको, पार्लियामेंट को, फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, कोई कानून बनाने से नहीं रोकता। कौन सा, ये अनुच्छेद आर्टिकल 16 की जो 3rd क्लॉज है वो ये कहती है। फर्स्ट में 2 में क्या कहा गया कि भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, लिंग के आधार पर रोजगार के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार है और जो अप्लाइमेंट ये ऑफिस स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट के अंदर आते हैं, स्टेट के अधीन है, वहां पर उनके साथ कोई भी भेदभाव या अयोग्य नहीं माने जाएंगे। लेकिन 3rd ये कहता है कि ये जो आर्टिकल है ये पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोकता, कानून बनाने से नहीं रोकता। प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू, किस संबंध में, किस संबंध में, टू क्लास, किसी क्लास के लिए, किसी क्लास के लिए या क्लासेस, क्लासेस के लिए, क्लास का मतलब वर्ग, किसी वर्ग के लिए या फिर वर्ग, क्लासेस बहुवचन आ गया, क्लासेस के लिए, ऑफ अप्लाइमेंट, ऑफ अप्लाइमेंट, रोजगार के अंदर क्लास और क्लासेस के लिए कोई कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को नहीं रोकता। टू एनी ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट, किसके लिए, जो अंडर द गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के अधीन हो, और एनी लोकल, किसी एनी लोकल और अदर अथॉरिटी, जो कि हमने आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा कि एनी लोकल और अदर अथॉरिटी क्या होती है, जो गवर्नमेंट के अधीन हो। लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, जहां पर पार्टली या एंटायरली एडेड जो फंड, जहां स्टेट फंड जहां पर जाता हो, वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होता है। तो ये आर्टिकल 16 का क्लास 3 कहता है कि भाई ये जो है आर्टिकल हमें ये पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोकता। किसके लिए, क्लास और क्लासेस, रोजगार के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, किनको, किसी वर्ग को या वर्ग क्लास, ये क्लासेस को, जहां कहां गवर्नमेंट के अधीन हो, जो डिपार्टमेंट, या फिर लोकल अथॉरिटी के अंदर या फिर अदर अथॉरिटी के अंदर हो, स्टेट और या यूटीओ, यूनियन टेरिटरी के अधीन हो। एनी रिक्वायरमेंट एज ए रेजिडेंस विद इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट, और यानी सिंपल है कि ये जो आर्टिकल 3 है ये कहता है कि भाई किसी क्लास के लिए, क्योंकि हमने आर्टिकल 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, तो उसमें हमने
हमने पढ़ा कि भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उसमें एक चीज पढ़ी हमने कि भी जो क्लास रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा। तो इस तरह से ये कहता है कि पार्लियामेंट को ये आर्टिकल कोई कानून बनाने से नहीं रोकता। किसके लिए? क्लासेस के लिए, किसी वर्ग के लिए। उस वर्ग को इन क्षेत्रों के अंदर, इन एरियाज के अंदर गवर्नमेंट क्षेत्र, गवर्नमेंट के अधीन जो रोजगार है उसके लिए एनी लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी है, या फिर यूटी यूनियन टेरिटरी के अंदर के अधीन जो अप्लाइमेंट हो गए, उन वहां पर उनके लिए स्पेशल कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। और ये आर्टिकल 16 ये रोकता नहीं है, प्रिवेंट नहीं करता है। इट मीन्स कि पर्टिकुलर क्लास के लिए, पर्टिकुलर क्लासेस के लिए स्पेशल जो है प्रावधान और स्पेशल कानून बनाए जाएंगे या फिर बनाए जाएंगे। ये अनुच्छेद 16 का क्लाज 3 कहता है। अब इसमें 3 के बाद 4 आता है। 4 ये कहता है, ये भी ये कहता है कि ये जो आर्टिकल है, ये अनुच्छेद है, शैल नॉट प्रिवेंट। अब ये 4 ये कहता है, मैं इसको पढ़ देता हूं एक बार आपको, कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन। अब इसमें ये रिजर्वेशन कहा जाता है। भाई ये जो आर्टिकल 16 है, इसका एक क्लास 4 शैल नॉट प्रिवेंट, रोकता नहीं है। किसको नहीं रोकता? स्टेट को नहीं रोकता। भाई स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन का मतलब प्रावधान, फॉर रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण। रिजर्वेशन है आरक्षण। रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियों के अंदर और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, विच इन ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड। स्टेट का ओपिनियन है कि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ये है नॉट ये मैं दोबारा लिख देता हूं, पर्याप्त नहीं है, जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। नॉट ADEQUATELY, नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड यानी कि उनका प्रतिनिधित्व, किनका? बैकवर्ड क्लास का। ये कहता है आर्टिकल 16 का 4, भाई राज्य जो है प्रावधान बनाएगा, स्पेशल प्रोविजन बनाएगा। किसके लिए? रिजर्वेशन। किसके लिए? बैकवर्ड क्लास के लिए, जिनका जो है एडुकेटली का मतलब पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। कहां? रोजगार के अंदर, अप्लाइमेंट के अंदर, जो स्टेट के अधीन गवर्नमेंट के जो सेक्टर हैं वहां पर उनका, किनका? बैकवर्ड क्लास का, पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जो है राज्य स्पेशल प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन बनाएगा किस? रिजर्वेशन का। ये अनुच्छेद 16 का 4 ये हमें ये बताता है। तो ये आई थिंक 4 सब क्लास आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब अनुच्छेद 4 के अंदर ही 4A इसको ऐड किया गया। 4A है, इसको ऐड किया गया, जिसको भारतीय संविधान के 77 अमेंडमेंट हुआ। ये कब हुआ? 1900
95 के अंदर। ये 77वां संशोधन हुआ भारतीय संविधान के अंदर 1995 में, और 4A इसमें ऐड किया। इसमें क्या है, इसके जो मैं पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन। वहां 4 में क्या था, पोस्ट के अंदर अप्लाइमेंट रोजगार में, और पोस्ट के अंदर पब्लिक जो पोस्ट है पब्लिक सेक्टर के अंदर उन बैकवर्ड क्लास को स्टेट उनके लिए स्पेशल प्रावधान बनाएगा, स्पेशल प्रोविजन करेगा, उनको रिजर्वेशन देगा। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 16(4) में दिया। लेकिन 4A में क्या कहा, 77वां जो अमेंडमेंट हुआ 1995 में, नोट करने की बात है, ये 77 अमेंडमेंट हुआ था 1995 में, इसमें 4A जोड़ा गया। तो इसमें कहा कि इन मैटर ऑफ प्रमोशन विद कंसिक्वेंट सीनियरिटी टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन ओपिनियन ऑफ द स्टेट। अगर राज्य का ओपिनियन है कि शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का उनके प्रमोशन में यानी कि पदोन्नति के अंदर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसा राज्य को लगता है, तो उनको पदोन्नति के अंदर, प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन का प्रावधान ये आर्टिकल 16 का 4A देता है। नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट, यानी कि राज्य सरकार के अधीन जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के अंदर SC और ST के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मान लो रोजगार में तो है, आर्टिकल 16(4) में दे दिया कि भी रोजगार के अंदर प्रतिनिधित्व रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को, लेकिन 16(4)A के अंदर कहा कि भाई उनको रोजगार में दे दिया, उनको पोस्ट में दे दिया, जो राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं वहां उनको रिजर्वेशन दे दी। लेकिन रिजर्वेशन देने के बाद भी उनको प्रमोशन में भी, क्योंकि प्रमोशन में भी उनको रिजर्वेशन दी जाएगी, उनको अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं है। लाइन बिल्कुल क्लियर है। अगर राज्य को लगता है कि इन वर्ग का प्रतिनिधित्व भारत सरकार की यानी कि स्टेट की सर्विस के अंदर जो है रोजगार है उनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उनको जो है प्रमोशन में भी ये रिजर्वेशन का प्रावधान दिया हुआ है। ये 77 अमेंडमेंट 1995 में इस क्लास को जोड़ा और इसमें प्रमोशन में भी रिजर्वेशन ऐड किया। तो ये साफ साफ है 4A के अंदर रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अब अगला जो आर्टिकल आता है 4B, अब ये क्या कहता है, अब मैं इसको सीधा पढ़ देता हूं आपको कि nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancy। जो वैकेंसी नहीं भरी गई है, कौन सी, of the year which are the reserved for the being filled up in that the year in accordance with the provision for the reservation made under the class 4 and 4A in a separate class of vacancy to be filled up the any succeeding year or the year such class or vacancy shall not be considered together with the vacancy of the year which they are being filled by the determine the ceiling of the 50% reservation in total number of the vacancy of that year। सिंपल है। 4B में क्या कहा कि भाई 4 में 16(4) में और 4A के अंदर भाई जो वैकेंसी निकाली 4 के अंदर SC की, ST की निकाली, BC की निकाली, तो और या फिर प्रमोशन
प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन, इनके बावजूद भी वो वैकेंसी खाली रहती है, यानी कि इसको बोलते हैं बैकलॉग। बैकलॉग खाली रह गई, रिक्त रह गई, वैकेंसी पूरी भरी नहीं, तो जो आगे जो नेक्स्ट जो पोस्ट आएंगी, एडवर्टाइज होंगी, तो वो जो खाली रिक्त पद कौन से, जो अनुच्छेद 16(4) में और 4(a) में जो रिक्त पद रहे, जिनको भरा नहीं गया, वो साथ में आएंगे। कब आएंगे? जो नेक्स्ट जो सक्सीडिंग जो वैकेंसी निकलेंगी, वो प्लस बैकलॉग की प्लस जो आगे जितनी वैकेंसी आती है, वो मिलके दोनों ही एडवर्टाइज होंगी, लेकिन नॉट मोर देन 50%, नॉट मोर देन 50%, दे आर बीइंग फिल्ड दैट डिटरमाइन द सीलिंग लगाई इफ द 50% रिजर्वेशन टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी ऑफ द आईडी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, मान लो 100 वैकेंसी है, 100 पोस्ट है, तो रिजर्वेशन की इसमें अंतिम लाइन है कि भाई जो सीलिंग लगाई है, सीलिंग हमने लिमिटेशन लगाई है। इसमें एक केस आया था, तो वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उसमें कहा कि अगर मान लो वैकेंसी 100 है टोटल में से, तो 50% यानी कि 50 से ज्यादा रिजर्व नहीं होनी चाहिए, ये भी लिमिट लगा दी है, ये लिमिट है इसकी। लेकिन साथ साथ में 4B में ये कहा कि भी बैकलॉग में 4 में और 4A के अंदर अनुच्छेद 16 के क्लास 4 और 4A के अंदर जो वैकेंसी भरी नहीं गई, जो रिक्त रह गई, किसी भी कारण से रिक्त रही या वैकेंट रही, तो वो आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी है, उनके साथ जुड़ जाएंगी, उनके साथ, यानी कि जो नई वैकेंसी आई है प्लस में वो, और प्लस में जो नहीं भरी गई है प्लस वो, दोनों सेपरेट जो है उनको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। ये प्रावधान 4B के अंदर दिया गया है, आई थिंक। और 50% सीलिंग का मैंने बता दिया कि भी 50% जो इंदिरा साहनी का केस था, इंदिरा साहनी के केस में कहा था कि रिजर्वेशन टोटल जो है 50% से ज्यादा नहीं होगा, टोटल जो वैकेंसी होगी उसका 50% नहीं होगा। तो इस तरह से आर्टिकल 16 के हमने ये क्लास हमने समझे हैं। एक क्लास 5 और रहता है, इसमें 5 ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द इनकम्बेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द रिलीजियस और डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन और एनी मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी thereof shall be person professing a particular religion or belonging to particular denomination। मतलब ये 5 जो है पांच बिल्कुल अलग है कि भाई जो पर्टिकुलर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई पर्टिकुलर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर पर्टिकुलर किसी रिलीजन का ही होना जरूरी है, तो वहां जो है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन, तो वहां पर ये इसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। एनी लॉ विच प्रोवाइड्स, जो सेपरेट जो एक्ट होगा, सेपरेट जो लॉ होगा, वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। मीनिंग देयर बाय, ये हमने इस आर्टिकल 16 को पढ़ा। 16 के अंदर बिल्कुल साफ साफ हमने एक एक क्लास को पढ़ा कि इस आर्टिकल 16 का क्लास 1 को पढ़ा, क्लास 2 को पढ़ा और क्लास 3 पढ़ा, क्लास 4 पढ़ा, 4A 4 और 4 का B पढ़ा। हमने सीलिंग भी पढ़ा 50% वाला, हमने बैकलॉग भी पढ़ा और रिजर्वेशन इन प्रमोशन 4A और इसमें 4 के अंदर रिजर्वेशन। ये आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लेवल पर भी ये बहुत काम आने वाली चीज है, क्योंकि ये आर्टिकल 16 के अंदर दिया हुआ है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, वो आप बता सकते हो कि आर्टिकल 16 का क्लास 4B के अंदर ये बैकलॉग
और ये 4A के अंदर प्रमोशन के अंदर ये बैकलॉग, 4B का बैकलॉग, और इसमें ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और 4 के अंदर रिजर्वेशन है। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 16 पढ़ा, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 17 पढ़ेंगे, और इस तरह से हम डे बाय डे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रत्येक एक एक अनुच्छेद को हम चर्चा करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये जानकारी अच्छी लगे, तो इसको लाइक करिए और शेयर भी करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है आपको अपकमिंग जो जितनी भी वीडियो हैं उसकी अपडेट आपके पास आती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।